हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल लॉ यानी कि बिजनेस लॉ के टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्री कंसेंट का। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कुछ वैलिड असेंशियल्स बताए गए हैं। उन असेंशियल्स के फुलफिल होने पर ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वन बाय वन करके हमने सारे जो है डिस्कस करने हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट के ऊपर। तो चैप्टर है हमारा फ्री कंसेंट। ओके, तो कंसेंट क्या होती है? जैसे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए भी पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है, उनकी मंजूरी होना जरूरी है। और ये जो कंसेंट है, जो वो हाँ कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, दोनों पार्टीज, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे होने चाहिए। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। अगर फ्री कंसेंट है तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। द कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट और द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ वॉइड और वॉइडेबल डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर विच इफेक्टेड द कंसेंट। कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसेंट से फ्री नहीं है, कोई भी पर्सन जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जबरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो कोई उसकी विलिंगनेस नहीं है, तो वो अपनी कंसेंट को फ्री नहीं रख रहा। तो वो दबाव में आकर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाएगा? वॉइड और वॉइडेबल। वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर, वैलिड है या नहीं है। तो जो कंसेंट है अगर फ्री नहीं है तो वो कैसे फ्री नहीं होती है? तो जो कंसेंट है वो काफ़ी सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, जैसे कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू पावर भी बोल सकते हैं इसको, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को डराना धमकाना, ठीक है, तो कुछ गलत दिखा देना, ये सारी चीज़ें हैं, गलती, मिस्टेक, ये सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं किसी भी पार्टी की कंसेंट में, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टी की कंसेंट है जो वो फ्री नहीं है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो इट मीन्स वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहे हैं। जो पार्टी जो है इफेक्ट हो रही है इससे, जिसके साथ गलत हो रहा है, वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है और अपना कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी आने वाले टाइम में डिस्कस कर रहे हैं, कि सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे किसको क्या कंपनसेशन मिलना है। ओके, किसी के लिए क्या रेमेडीज है, कब जो है कंसेंट फ्री नहीं होती है। तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी बात कर रहे हैं हम फ्री कंसेंट के ऊपर। फ्री कंसेंट होती क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कंसेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना अपनी विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करना, गिविंग द वॉलंटरी परमिशन, अपनी इच्छा अनुसार, मर्जी के अनुसार परमिशन देना किसी चीज़ के लिए, या किसी चीज़ के लिए एग्री करना। ओके, ये तो मतलब हो गया कंसेंट। कंसेंट का मतलब वॉलंटरी एग्री करना किसी चीज़ के ऊपर, अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ के लिए परमिशन देना, वॉलंटरी, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 10 के अंडर क्या बताया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट जस्ट हैव द कंसेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए खाली कंसेंट का होना जरूरी नहीं है, बट दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है उसका फ्री होना भी जरूरी है। फ्री होना भी जरूरी है। फ्री मतलब किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती, दबाव वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, for the contract to be valid, it is essential that the both parties must agree to the same thing in the same sense. दो पर्सन्स अगर किसी चीज के लिए एग्री कर रहे हैं, वो सेम चीज के लिए एग्री कर रहे हैं और दोनों के माइंड में सेम क्लियर पिक्चर है, डाउटफुल कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर।
पार्टीज जो है हैव सेड टू बी इन द कंसेंट व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग इन द सेम सेंस, यही मीनिंग है फ्री कंसेंट का। फ्री का नहीं, अभी हम कंसेंट की भी बात कर रहे हैं। ये हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल है। किसी भी पार्टी का अगर कंसेंट आपको मिल रहा है तो जो कंसेंट है, दोनों पार्टीज अगर एग्री कर रहे हैं तो दोनों के लिए सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। सेम चीज़ के लिए सेम सेंस होना चाहिए उनका। Consent is defined as a two or more person is said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. कंसेंट का मतलब यही बताया गया, अगर कोई पार्टीज सेम चीज को कंसिडर कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं, अपनी विलिंगनेस को बता रहे हैं, किसी चीज के लिए परमिशन दे रहे हैं, दोनों के माइंड में पिक्चर क्लियर है, दोनों सेम नजरिए से देख रहे हैं, सेम चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेम ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, सेम ही चीज को एक पार्टी सेल कर रहा है और दूसरी पार्टी परचेज कर रहा है, तो वो कंसेंट है, जो वो कंसेंट वैलिड मानी जाएगी। For a contract to be valid, it is not only essential that the parties consent, but also that they consent freely. उनकी जो consent है वो free भी होनी चाहिए। There is a consent, consent तो है but वो free नहीं है, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो हमेशा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। सेक्शन 14 क्या कहता है फ्री कंसेंट के बारे में, कि ये जो कंसेंट है कॉज नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 15 टू सेक्शन 22 के अंदर ये बताया गया है कि कोर्शन क्या है, कोर्शन के रिगार्डिंग क्या क्या मीनिंग्स एंड जो रेमेडीज वगैरह सब कुछ क्वेश्चन के बारे में इसमें बताया गया। देन 16, 17, 18, 20, 21 एंड 22 में बताया गया है। ओके, अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व है कंसेंट के बीच में तो आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, वो हमेशा वॉइडेबल ही रहेगा। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और a mistake। ये सेम चीज़ ही है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम उसको कभी भी फ्री कंसेंट नहीं कह सकते हैं। और कंसेंट में क्या मीनिंग बताया, दो पार्टीज एग्री कर रहे हैं सेम चीज़ के ऊपर सेम सेंस में। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ए एग्री कर रहा है सेल करने के लिए कार को 1,20,000 की बी को, और बी ने एग्री भी कर दिया खरीदने के लिए, ये तो उनका हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ए के पास एक ही कार है, बी को पता है कि ए के पास एक ही कार है, 1,20,000 की वो बेचना चाहता है, तो दोनों सेम सब्जेक्ट के ऊपर सेम मैटर के ऊपर सेम मीनिंग में कंसेंट दे रहे हैं, तो ये उनका बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि एक पर्सन है ए, उसके पास 2 कार्स हैं, उसने बेचने के लिए ऑफर किया, वो अपनी येलो कार को सेल करना चाहता है, येलो टू बी फॉर 1,20,000। वो अपनी येलो कार को बी को बेचने के लिए ऑफर करता है 1,20,000 की। बी ने एग्री कर दिया कार को बाय करने के लिए, इस प्राइस के ऊपर, इस पेमेंट के साथ वो लेने को तैयार है कार को, ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए कि जो ए है वो उसको कार बेचेगा जो उसके पास है रेड कलर की। रेड कलर की कार बी खरीदना चाहता है, येलो कलर की कार ए बेचना चाहता है। अब दोनों एग्री तो कर रहे हैं, वो बेचने के लिए तैयार है, वो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों की कंसेंट सेम मैटर में नहीं है, सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है। उसके लिए येलो कार है ए के लिए और बी के लिए है रेड कार, तो देयर इज अ नो कंसेंट एज ए एंड बी आर थिंकिंग ऑन द डिफरेंट टर्म्स। तो नो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, थिंकिंग है, दोनों की अलग अलग कार्ड्स को लेके है। ओके, नेक्स्ट है जेड। जेड ने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया, साइन करने के टाइम उसको ये बोला गया था कि ये तो लेटर ऑफ गारंटी है, आपको साइन करने हैं, उसने साइन कर दिए।
एंड ही वॉज हेल्ड नॉट लाइबल ऑन द प्रोमिसरी नोट। अब वो तो बाद में निकला प्रोमिसरी नोट जिसमें उसको पेमेंट करने के लिए बोला गया बाद में, अब वो लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये प्रोमिसरी नोट है या फिर लेटर ऑफ गारंटी है। उसको तो ये बोला गया था ना कि लेटर ऑफ गारंटी है, तो यहाँ पर उसने प्रोमिसरी नोट के लिए अपनी कंसेंट नहीं दी थी, लेटर ऑफ गारंटी के लिए कंसेंट दी थी। तो यहाँ पर भी उसकी नो कंसेंट है। तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट उसके द्वारा नहीं होता है, वो लाइबल नहीं माना जाएगा। सेम चीज़ के ऊपर वो कंसेंट नहीं दिए थे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्शन के बारे में। कोर्शन क्या होता है? कोर्शन का मतलब क्या है? सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग देखो, अगर किसी भी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है ना, तो उसका इफेक्ट तो यही होगा कि जो पार्टीज हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे वॉइडेबल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती, खाली कैंसिल नहीं कर सकती बल्कि साथ साथ वो अपना कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। ओके, कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस क्लेम फॉर द कंपनसेशन। और अगर दोनों पार्टीज की गलती है, बीच में मिस्टेक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड एग्रीमेंट होगा वहां पर उसको कैंसिल और क्लेम की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। ओके, तो अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोर्शन के बारे में। कोर्शन क्या है? कोर्शन का मतलब है किसी को डराना धमकाना। इज डिफाइंड एज अ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के द्वारा जो चीज़ें मना की गई है, जैसे चोरी करना, किसी का मर्डर करना, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो इंडियन पैनल कोड है उसमें ये सारी चीज़ें मना की गई है, फॉरबिडन बाय द आईपीसी। ओके, अगर कोई पर्सन ये सारी चीज़ें करता है, किसी को डराता है, धमकाता है, तो वो चीज़ें फॉरबिडन बाय द लॉ है, ये अनलॉफुल है। ठीक है, अनलॉफुल चीज़ों के लिए कोई भी पर्सन किसी को अगर कुछ कहता है, उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लेके आता है, तो इट मीन्स उसकी जो कंसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्शन ली गई है। ओके, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन का मतलब है किसी को फोर्सफुली वहां पर स्टे करने का, उसको वहीं पर रोकने का, ऑफिशियली रोकने का, स्टे करने का, जबरदस्ती उसको रोक के रखने की कोशिश करना या उसको रोकना, अनलॉफुल डिटेनिंग करना। एनी प्रॉपर्टी to prejudice any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, किसी भी पार्टी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, किसी भी पर्सन को डराना धमकाना कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में आओ, उसकी इंटेंशन क्या है पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लेने की। ये मैटर नहीं करता द whether the IPC is or not in force in the place where the coercion is employed, जहां पर coercion employed है वहां पर IPC एप्लीकेबल है या नहीं, ये इमटेरियल है। लेकिन जो IPC के अगेंस्ट है, जो एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द IPC है, वो अनलॉफुल, जैसे डिटेनिंग वगैरह हो गया, थ्रेटेंड करना किसी को, ये सारी चीजें कोर्शन में आ जाती है। अभी एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं इस वाली लाइन को, जैसे ए ऑन द बोर्ड्स एंड इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC। देखो क्या कह रहे हैं, किसी को डराया धमकाया जा रहा है, इंग्लिश शिप में है ए, हाई सीज में, बी को एंटर करने के लिए कह रहा है एग्रीमेंट में। ए आफ्टरवर्ड्स यूज बी कह रहा है ए को एंटर करने के लिए। ए आफ्टरवर्ड्स यूज बी फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट कोलकाता। एक सेकेंड, ए ने ही बोला था उसको, बी को, अब ए नहीं बोला था ना बी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अब ए जो है खुद ही आके कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर बी के ऊपर स्यू कर रहा है। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शन, उसने कोर्शन अप्लाई किया था। ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड,
इंग्लैंड के लॉ के द्वारा उसने जो भी किया, किसी को डराया धमकाया, वो ऑफेंस नहीं हो सकता। बट सेक्शन 506 आईपीसी का was not in force at the time when or place where the act was done। जहां पर ये हुआ था वहां पर आईपीसी जो है वो नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हुआ था, एक्ट डन हुआ था, वहां पर आईपीसी नहीं लगता है क्योंकि वो जो एरिया था इंग्लैंड का था। ठीक है, तो फिर भी लेकिन ये जो हुआ है, इन्हें जो भी किया बी के साथ, वो अंडर द कोर्शन था। उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो ये कोर्शन के अंडर कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कोर्शन का मीनिंग। तो कह सकते हैं कि कोर्शन क्या होता है। कोर्शन का मतलब है कमिट करना, किसी को थ्रेट करना, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। उस काम के लिए डराना धमकाना जो कि कानून के जिसमें कानून ने बिल्कुल से मना किया कि हम ये काम नहीं कर सकते, जो कि कानून ने जिसके लिए फोरबाइट किया है हमें। ओके, जो कि अनलॉफुल है। अनलॉफुल डिटेनिंग करना, किसी को डिटेन करने के लिए थ्रेटन करना, धमकाना, किसी की प्रॉपर्टी को प्रिजुडाइज करना किसी की इस टेंशन में, ताकि वो जो पार्टीज है वो एग्रीमेंट में आ सके। अब एग्जांपल्स में क्या है, वाई जो है वो टेरराइज कर रहा है जेड को इफ ही डजंट ट्रांसफर हिज होम इन द एज फेवर एट अ लो प्राइस। तो अगर ये क्या कह रहे हैं कि वाई ने जेड को किया है, ठीक है, कि अगर वो अपना घर जो है ए के फेवर में ट्रांसफर नहीं करेगा लो प्राइसेस के ऊपर, ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल है, क्योंकि यहाँ पर डराया धमकाया गया है। इसका मतलब ही किसी को धमकी देना है, ठीक है, वायलेंस करना है, तो वॉइडेबल है। तो ये भी रिजल्ट किसका हुआ, कोर्शन का हो गया। तो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कोर्शन मस्ट हैव बीन एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द प्रोमिसर ओनली, इट मे बी डायरेक्टेड एट एनी पर्सन। ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के बीच में खाली वो ही कर सकती है। उसके कहने पर या उसके लिए कोई थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी को कोर्शन के साथ उसको डरा के धमका के एग्रीमेंट करवा सकती है। एक और एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं इसमें, एक्सटराइजेस वाई जो कि जेड का बेटा है, इफ जेड डज नॉट लेट हिज हाउस टू ए, अगर उसने अपना घर ए को नहीं दिया, लेट नहीं किया, ड्यू टू विच जेड गिव्स हिज कंसेंट, तो उसके कारण उसको जेड को क्या देनी पड़ी, अपनी कंसेंट देनी पड़ी। ये जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, बाय द कोर्शन है, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो कोर्शन का क्या मतलब हो गया, किसी को इम्पाइल्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब किसी को ऐसा काम करवाना जो कि लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, इंडियन पैनल कोड में जिसके लिए साफ साफ मना किया गया है, वैसे काम करवाना किसी को या उसको करने की धमकी देना, ये क्या है, कोर्शन है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं कोर्शन का मीनिंग। एनी एक्ट फॉरबिडन थ्रू द आईपीसी, जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिड है, वो काम करवाना, कमिट करना, तो किसी की कंसेंट लेकर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में डालना, वो कोर्शन होता है। कंसेंट ऑफ अ पर्सन इज ऑब्टेन थ्रू द कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन थ्रू द आईपीसी, द कंसेंट इज सेड टू बी ऑब्टेन थ्रू द कोर्शन। ये कोर्शन के द्वारा ली गई है, जैसे मर्डर वगैरह कर देना किसी का, ठीक है, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। कॉजिंग हर्ट, किसी को इंटेंशनली जानबूझकर हर्ट करना, रेप, डेफेमेशन, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी के लिए कह लो, या दो पार्टीज हैं, किसी थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट कर देना फॉल्स स्टेटमेंट, जिससे उसकी इमेज जो है वो खराब हो जाए, रेपुटेशन खराब हो जाए बंदे की, वो ये सारे काम कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। चोरी वगैरह करना, ये सारी एग्जाम्पल है जो कि आईपीसी के द्वारा फोरबाइड है, एक्ट फॉरबिडन थ्रू द आईपीसी। अगर ए
बी को मारता है और उसे कंपेल करता है कि अपना स्कूटर 2000 रुपीज में उसको सेल कर दे, तो इस केस में जो कंसेंट है बी की वो इंड्यूस्ड है कोर्शन में, क्योंकि उसने उसको मार पिटाई करके डर गया ना, वो मार पिटाई करके उससे उसका जो स्कूटर है 2000 में सेल करवाया। अभी एक पर्सन और है, एक विडो है, हिंदू विडो, उसको फोर्स किया गया है कि वो एक बॉय को अडॉप्ट करे और उसके हस्बैंड की बॉडी वगैरह उसको अलाउ नहीं की जाएगी अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगी। तो जो विडो है वो अडॉप्ट करने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद साथ के साथ कैंसिल भी कर देती है इस अडॉप्शन के लिए, क्योंकि उसकी जो अडॉप्शन के लिए कंसेंट ली गई थी वो फ्री नहीं थी, वो वैलिड नहीं थी, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड की डेड बॉडी से क्या किया जा रहा था, देने के लिए मना किया जा रहा था, उसको सेरेमनी में आने के लिए मना किया जा रहा था, तो इसलिए हाँ कर दी उसने। अब ये जो जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो उसने लेने के लिए मना कर दिया, अडॉप्ट करने के लिए मना कर दिया। अगर वो मना करती भी है तो वो कोई क्राइम नहीं कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, उसको डराया धमकाया जा रहा था। ठीक है, तो वो आईपीसी के अगेंस्ट था, इसलिए उसने मना कर दिया। तो ये कोर्शन के अंदर आता है जब आप किसी को डरा धमका के किसी की कंसेंट लेते हो। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, if any person unlawfully detains the property of another person and compels him to enter into the contract with him, the consent is said to be induced through the coercion। अगर कोई पर्सन अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती जबरन अपने पास रख लेता है, जब्त कर लेता है उसको, और सामने वाली पार्टी को कंपेल करता है कि आप मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आओ, उसको कंपेल कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस थ्रू द कोर्शन, तो ये क्या कर रहा है, ये कोर्शन हो रही है। जैसे कि एक एजेंट है, उसने हैंड ओवर करने से मना कर दिया, जो भी उसके प्रिंसिपल का जो भी हिसाब किताब था, बुक्स वगैरह थी अकाउंट्स की, नए एजेंट को देने से मना कर दिया। ठीक है, और साथ में शर्त क्या रखता है, वो तब तक नहीं देगा अनलेस द प्रिंसिपल रिलीज हिम फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज, जब तक वो सारी लाइबिलिटी से अपने पुराने वाले एजेंट को फ्री नहीं कर देता। सपोज ए और बी प्रिंसिपल और एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है, ए जो है वो प्रिंसिपल है, बी जो है वो एजेंट है। अब बी ने ए की सारी बुक्स को अपने पास डिटेन कर लिया, प्रॉपर्टी को अपने पास डिटेन कर लिया, और प्रिंसिपल को या कह लो नए वाले एजेंट को देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि जब तक आप मुझे पूरी लाइबिलिटी से, जो मैंने आपका पैसा वगैरह देना है, जब तक आप मुझे उससे फ्री नहीं कर देते तब तक मैं आपकी बुक्स वगैरह नहीं दूंगा। तो ए ने उसके लिए हाँ कर दी, उसको लाइबिलिटी से फ्री कर दिया। अब यहाँ पर जो ए की कंसेंट ली गई है वो कोर्शन के द्वारा ली गई है, यहाँ पर कोर्शन हुआ है, उसने अपनी मर्जी से उसको फ्री नहीं किया, क्योंकि बी ने ए की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया था, जबरन अपने पास रख लिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी अनलॉफुली, किसी को धमकाना कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को रख लूंगा। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कोर्शन के द्वारा ही है। ओके, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में क्या कहा है आपको कि जो बी है उसके अगेंस्ट कुछ फाइन वगैरह ड्यू था, जो कि ए का बेटा है। ठीक है, अब ए की प्रॉपर्टी जो भी अटैच थी उसके साथ, वहाँ पर थ्रेट किया गया है उसको डिटेन करने के लिए कि जब तक वो उसका फाइन वगैरह क्लियर नहीं होता। तो जो ए बी का फादर है, पैसे किसने देने थे, बी ने देने थे। अब ए को वहां पर देनी पड़ी, सारा क्लियर करना पड़ा, तो जो ए की कंसेंट थी वो कोर्शन के द्वारा की गई थी, एंड जो ए है अपनी पूरी अमाउंट को वहां पर कवर कर सकता है, वापस ले सकता है, क्योंकि पैसे बी ने देने थे, उसके बेटे ने देने, उसने नहीं देने थे। ठीक है, तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है, ये बोलकर कि मेरी जो कंसेंट थी वो कोर्शन में ली गई थी। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किसी भी पर्सन को इंड्यूस करना, कंपेल करना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कोर्शन क्या होता है। कोर्शन का मतलब है कि ऐसा काम करना जो कि लॉ के
अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, वो क्वेश्चन के अंदर आता है। किसी की मार पिटाई करना, उसको धमकाना, फिजिकली तो उसको हार्म करना ही, साथ में उसको मेंटली टॉर्चर करना भी आ सकता है, उसकी इमेज को खराब करना भी ये कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। ऐसी चीज़ें भी हम नहीं कर सकते। किसी को ब्लैकमेल करना, ठीक है, उसको प्रेशराइज करना किसी चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं। ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया है। क्लियर दैट द डेफिनेशन डजंट से एनीवेयर एज टू थ्रो whom और अगेंस्ट whom द क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज्ड। अगेंस्ट whom और किसके थ्रू जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज किया गया है। वेदर द एक्ट ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन इन हुज वेलफेयर द प्रोमिसर इज इंटरेस्टेड। प्रोमिस जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, क्या ये क्वेश्चन उसके अगेंस्ट है या उसके रिलेटेड कोई एक ऐसा पर्सन है, जैसे उसका बेटा हो गया है, उसके फैमिली मेंबर्स हो गए, उसके अगेंस्ट क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। अदर पर्सन इन हुज वेलफेयर द प्रोमिसर इज इंटरेस्टेड, जिसमें प्रोमिसर इंटरेस्टेड है, उस पर्सन की बात कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन का एक्ट किया गया है। तो कंसेंट विल नॉट बी फ्री, चाहे वो प्रोमिसर खुद क्यों ना हो, चाहे उसका इंटरेस्टेड, जिसमें वो बंदा इंटरेस्टेड है, उसके लिंक का पर्सन, उसका फ्रेंड, उसकी फैमिली, उसका बेटा, कोई भी हो सकता है जिसमें प्रोमिसर इंटरेस्टेड है। अगर उसके अगेंस्ट भी है तो भी उसकी कंसेंट है जो वो फ्री नहीं मानी जाएगी। आपको पहले क्लियर हो ही गया होगा। पैसे बी ने लेने थे, बी ए का बेटा था, ए को यहाँ पर क्वेश्चन में उसकी कंसेंट ली जा रही है, किसके लिए, बी के लिए। तो ए ने थ्रेटन्स टू किल बीज सन सी इफ बी रिफ्यूजेस टू सेल हिज कार टू हिम। ए ने बी को धमकाया, बी कि वो उसके बेटे सी को मार देगा अगर वो उसकी कार बेचने के लिए मना करेगा तो। ओके, द थ्रेट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट सी, जो धमकी दी गई है वो सी के अगेंस्ट दी गई है जो कि बी का बेटा है। द कंसेंट इज ट्रीटेड एज इंड्यूस थ्रू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट उस बंदे को डराया धमकाया जाए, उसके साथ रिलेटेड किसी और के लिए भी धमकी दी जा सकती है। So it is not necessary that the threat should be approached from the party to the contact. It may approach from the stranger. तो ये जो कॉन्टैक्ट की पार्टी है उसके अप्रोच से नहीं हो सकता, ये स्ट्रेंजर के द्वारा भी हो सकता है। अब ए ने थ्रेट किया बी को, अगर वो अपना घर डी को नहीं बेचेगा। अब ए को इसमें से क्या मिलना था, ए तो यहाँ पर स्ट्रेंजर हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो बी और डी के बीच में होता है, बी एग्री कर रहा है अपना घर डी को बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बी और डी के बीच में हो रहा है, ए हो गया स्ट्रेंजर। तो जो स्ट्रेंजर है वो भी सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट है उसको इफेक्ट कर रहा है, उसकी कंसेंट बाय द कोर्शन ले रहा है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज दैट, जरूरी है कि जो फॉरबिडन एक्ट है, फॉरबिडन एक्ट वाज इन्वॉल्व टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। किसी अदर पार्टी की कंसेंट लेने के लिए जो भी एक्ट आप कर रहे हो जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, वो सारे क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। वेदर इट मूव्स फ्रॉम द पार्टी और अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इमटेरियल। यहाँ तो वो डायरेक्ट पार्टी खुद ही कर रही है या किसी को तीसरे के थ्रू करवा रही है, लेकिन करवा तो रही है ना, कंसेंट फ्री नहीं है, ये मैटर करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेट टू फाइल अ सूट, मतलब किसी को स्यू करने की धमकी देना। ये डाउट अराइज होता है यहाँ पर, किसी को स्यू करना ये क्वेश्चन है या नहीं। देखो, अगर किसी को हम धमकी दे रहे हैं स्यू करने की, फाइल अ सिविल और क्रिमिनल सूट, ये क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई पर्सन गलत है, वो चीज़ों के लिए स्यू कर रहे हैं जो कि कानून ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई पर्सन ये काम करता है तो उसके अगेंस्ट आप स्यू कर सकते हो, उसको मैं सज़ा दूंगा, कानून सज़ा देगी उसको, है ना, कानून सज़ा देगा, कोर्ट उसको सज़ा देगी, तो वो तो क्वेश्चन में नहीं आता। लेकिन अगर कोई किसी पर फॉल्स चार्जेस लगाता है, किसी ने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी उसको धमकी दी जा रही है स्यू करने की ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स चार्जेस, गलत इल्ज़ाम लगाकर अगर उसको स्यू करने की धमकी दी जा रही है जो कि
उसने किया ही नहीं है तो वो कोर्शन है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड। सुसाइड करने की धमकी देना, ये भी कोर्शन में आ जाता है। सुसाइड अंडर द आईपीसी इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल बाय द लॉ। ये एक जुर्म है, कानूनी जुर्म है, तो यहाँ पर इसको सजा भी मिलेगी। सेक्शन 15 कहता है कि किसी को सुसाइड करने की धमकी देना भी क्या है, जुर्म है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्रेट टू कमिट सुसाइड, डज इट अमाउंट टू कोर्शन? क्या ये कोर्शन है, किसी को धमकी देना? क्या ये जुर्म है? बिल्कुल जी, ये कोर्शन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक केस स्टडी है। इसमें क्या कहा गया है कि एक पर्सन ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को धमकाया, धमकी दी, थ्रेट ऑफ कमिटिंग द सुसाइड टू हिज वाइफ एंड हिज सन। तो उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को सुसाइड करने की धमकी दी कि अगर आप लोगों ने मेरे भाई के फेवर में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रिलीज नहीं किया, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उसको नहीं दी, उसके फेवर में नहीं कुछ दिया, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उसने, उन लोगों ने क्या किया, रिलीज डीड है जो वो एग्जीक्यूट कर दी, प्रॉपर्टी वगैरह में जो भी उसको बनता था उसको दे दिया, छोड़ दिया, अपना राइट वगैरह जो भी है उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थ्रेट दिया गया है, धमकाया गया है सुसाइड करने के लिए, तो ये भी क्या है, एक तरह का कोर्शन है। तो जो उसने रिलीज डीड दी है अपने उसके भाई के फेवर में, तो वो जो डीड है वो क्या है, वॉइडेबल है, क्योंकि ये जो उनसे डीड ली गई है, उनकी जो कंसेंट ली गई है, उनको धमकी दे के ली गई है कि अगर तुम लोग नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये चीज क्या है, कोर्शन के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर एक और केस स्टडी है, वहां पर क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है या करती है बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉ, कानून से बहुत परे है, और ये जरूरी है कि ये पनिशेबल, जो पनिशमेंट है वो भी कानून से परे ही है, बियॉन्ड द रीच ऑफ पनिशमेंट टू। कोई पर्सन अगर सुसाइड कर रहा है कानून से बहुत परे जाकर, बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉ, बट इट डजेंट फॉलो दैट द सुसाइड इज नॉट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुसाइड है वो आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन नहीं है, ये जुर्म है। या किसी को धमकाना भी जुर्म है, उकसाना भी जुर्म है, धमकी देना भी जुर्म है, किसी को उकसाना, किसी को मजबूर करना सुसाइड के लिए, ये भी एक अपराध है। ठीक है, तो इसकी भी सजा है, पनिशेस एन अटेम्प्ट टू कमिट द सुसाइड। 309 जो है, 306 है पैनल कोड का, वो सजा सुनाता है अगर आप किसी को उकसा रहे हो सुसाइड के लिए, और 309 है वो पनिशमेंट देता है, वो बताता है अगर आप कमिट कर रहे हो सुसाइड के लिए, तो सुसाइड इज एज सच इज नो क्राइम एज इन डिड एंड इट कैन नॉट बी। ये सुसाइड क्राइम नहीं है, बट इसका जो अटेम्प्ट है या किसी को उकसाना, ये क्राइम है जो कि कोर्शन के अंदर आ जाता है। अगर आप किसी को धमकी देते हो सुसाइड करने की, तो ये डेफिनेटली कोर्शन है, आपकी जो कंसेंट है बाय द कोर्शन ही ली गई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कोर्शन क्या होता है। अभी बात कर रहे हैं ना ड्यूरस की, जो कि इंग्लिश लॉ में वर्ड ड्यूरस में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब भी सेम है जो कि कोर्शन का है। यहाँ पर हम इंडिया में कोर्शन वर्ड यूज़ करते हैं किसी को एक्चुअली डराने धमकाने की या उसकी कंसेंट लेने की, और इंग्लैंड में इंग्लिश लॉ में इसको ड्यूरस वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कोर्शन। द इफेक्ट ऑफ कोर्शन इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 19 एंड 72 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 19 क्या कहता है, व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन थ्रू द कोर्शन, इट
द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, voidable है एग्राइव्ड पार्टी के लिए। एंड is up to the aggrieved party to decide whether to set aside the contract or perform it। अभी ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करना है या इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में वो है उसकी मर्जी नहीं है, उसको डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया है। वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, ठीक है, और उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, अपने प्रॉमिस को पूरा करे। तो जो भी उसका खर्चा हुआ है, जो भी कुछ भी उसने पेमेंट वगैरह करके रखी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि उसको डरा धमका के किया गया था, तो पूरे पैसे उसको क्या मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। ही हैज़ टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड। अगर उसको मिला है तो उसको वापस देना पड़ेगा। एंड देन अगर उसने कुछ किया है, दिया है किसी पार्टी को, तो वो उसको भी मिल जाएगा। इट्स अप टू द एग्राइव्ड पार्टी कि क्या करना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलना है या इसको यहीं पर कैंसल कर देना है। बट शर्त ये है कि एग्राइव्ड पार्टी टाइम रहते ही अपना जो है ये स्टेप ले सकती है, किसी की हेल्प ले सकती है, किसी को बता सकती है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्शन के द्वारा हुआ है, ठीक है। समय रहते ही उसने ये अपना डिसीजन लेना है। ए ने बी को मारने की धमकी दी कि अगर वो रिफ्यूज करेगा अपना स्कूटर बेचने के लिए ए को तो उसको मार दिया जाएगा। 1000 रुपये में स्कूटर मांग रहा है, तो बी ने अपना स्कूटर जो है वो बेच दिया ए को एंड उसके बदले में उसको पेमेंट 1000 की मिल गई है। बी की कंसेंट फ्री नहीं थी, तो बी ने डिसाइड किया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा, और उसके लिए उसको 1000 वापस करने पड़ेंगे। और जो अपना स्कूटर वगैरह है, जो भी उसने ए से रिसीव किए वो वापस कर देगा, जो भी उसने लिए हैं, और जो अपना स्कूटर है वो वापस ले लेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। सेक्शन 72 क्या कहता है, gives a person to whom the money has been paid anything delivered under the caution necessary to repay or return it। ये जरूरी है कि अगर कॉर्शन के द्वारा आपका कुछ भी हुआ है, आपने पेमेंट वगैरह करी है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसको रीपे करोगे, उसको रिटर्न करोगे जिस पार्टी से आपने ली है। फॉर एग्जांपल जो रेलवे कंपनी है वो रिफ्यूज़ कर रही है डिलीवर करने के लिए श्योर गुड्स कंसाइनी को जब तक उनको इलीगल कैरेज चार्जेस नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, उन्होंने उसकी कंसाइनी की प्रॉपर्टी को, गुड्स को क्या कर लिया, डिटेन कर लिया कि आप हमें पहले ये चार्जेस दो जो कि इलीगल है। लीगल तो उसने पे कर दिए थे, इलीगल चार्जेस की डिमांड कर रहे हैं, तो कंसाइनी ने पे कर दिए, पेड द इलीगल चार्जेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स लेने के लिए उसने पे कर दिए। तो जब ये ही इज इंटाइटल टू रिकवर एज मच अमाउंट ऑफ चार्जेस एज वर इलीगल एंड एक्सेसिव। तो वो अपना ये किसी को बताकर कोर्ट की हेल्प लेकर स्यू कर सकता है या बता सकता है कि मेरी जो कंसेंट थी वो कोर्शन के बेसिस पर थी एंड मैंने जो भी पे किया है, जो कि इलीगल उसने पे किया है, वो सारे के सारे उसको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये चीज साबित कौन करेगा कि कोर्शन प्रेजेंट थी वहां पर। The burden of proving the consent was induced through the coercion lies on the party who wants to avoid the contract। कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कौन करना चाहेगा, जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई हो। तो सिंपल सी बात है, जो पर्सन इफेक्ट हो रहा है इन चीज़ों से, जिसके साथ कोर्शन हुआ है, जिसकी कंसेंट अंडर द कोर्शन ली गई है, डरा धमका कर ली गई है, वही पर्सन को अपना प्रूफ देना पड़ेगा एग्राइव्ड पार्टी को, ओके कि उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। तो दिस कुड बी डन थ्रू प्रूविंग दैट ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट हैड द कोर्शन नॉट बीन एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये चीज़ उसको प्रूव करनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो इसको
अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी हमें देते रहिए। थैंक यू।